बोलिए इसका रिजल्टेंट क्या रहेगा? ए रिजल्टेंट रहेगा और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या पढ़ाया गया है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और दो वेक्टर के बीच में मिनिमम एंगल क्या होता है? 0 और मैक्सिमम एंगल 180। और ये कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा का वैल्यू वर्सेस थीटा का एक ग्राफ है 0 से 360 के बीच में। तो ए अगर 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, करेक्ट? ये 270 डिग्री है और ये 360 डिग्री है। इज इट राइट? तो पैरेललोग्राम लॉ के मैग्नीट्यूड में हम लोग तो 0 से 180 तक ही देखना है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से, क्योंकि 0 से 180 ही एंगल है। 0 से 180 और यहाँ पे वैल्यू कितना होता है? +1 और यहाँ पे क्या होता है? -1। ये फार्मूला को ध्यान से देख लीजिएगा, ये बहुत जगह आता है। ये इंटरफेरेंस वेव में भी आता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए। और D2 ऐसा ही फार्मूला होता है, राइट? √ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा। और आप लोग भी जानते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव, तो वहाँ वेक्टर के मेथड से भी हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। एनीवे, तो मान लेते हैं कि मैं ए और बी, ए एंड बी का वैल्यू दिया हुआ है, गिवन है, और सिर्फ आपको फ्रीडम दिया गया कि यू कैन वेरी द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा को वेरी कर सकते हैं। तो थीटा को वेरी कहाँ से कहाँ तक कर पाएंगे? 0 से 180 ही वेरी कर पाएंगे, राइट? तब उस केस में पूछेंगे फॉर गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू एंड व्हाट द मिनिमम वैल्यू। तो सर यहाँ पे अगर ए और बी दिया हुआ है तो वेरिएबल सिर्फ कॉस थीटा रहा और थीटा इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज। कहाँ से कहाँ तक हम लोग को सोचना है? हम लोग 0 से 180 तक ही सोचना है, राइट? तो थीटा इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ कॉस, वहाँ देखिए ग्राफ में, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज। तो जैसे जैसे थीटा को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे मेरा ए वैल्यू डिक्रीज करेगा, और ए वैल्यू डिक्रीज करेगा तो ये पूरा वैल्यू डिक्रीज करेगा, और पूरा वैल्यू डिक्रीज करेगा तो ए वैल्यू भी डिक्रीज करेगा। एग्री? इसका मतलब तो थीटा का आर का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? बोलिए, आर का मैक्सिमम वैल्यू होगा व्हेन थीटा इक्वल टू व्हाट? 0 डिग्री। कितना होगा एवरीवन? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। 2ab मतलब क्या लिखे? सर √A प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, राइट? मतलब a प्लस बी। एग्री? व्हाट अबाउट मिनिमम वैल्यू? वहाँ देखिए 180, तब क्या लिखेगा एवरीवन? और cos 180 कितना होता है? -1, तो क्या इसको -2ab लिख दें? -2ab, तब कितना हो जाएगा? √A माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू व्हाट? ए माइनस बी का इक्वल टू कितना? इक्वल टू व्हाट? मैंने रॉन्ग क्रॉस क्यों लगाया? तो देखिए आप क्या निकाल रहे हैं, बातों को ध्यान से देखिएगा। सर मैं निकाल रहा हूँ मैग्नीट्यूड, जैसे छोटा सा बात है, मैग्नीट्यूड नेवर भी नेगेटिव, और इक्वल टू ए माइनस बी कर दिए। आपको तो नहीं पता है ना कि ए और बी में किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? यस, इसका मतलब रूट के अंदर से कभी भी निगेटिव, रूट से के अंदर से कोई बाहर आता है तो निगेटिव बन के नहीं बाहर आएगा, जब भी बन के क्या आएगा? दैट्स वाई बातों को सही करने के लिए क्या करेंगे? मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। उससे फ़ायदा क्या रहा होगा
कि ए और बी में से जो भी बड़ा रहेगा, अगर ए बड़ा रहेगा तो वेल एंड गुड, और अगर ए छोटा भी रहेगा तो मान लो ए 10 है ए 12 है तो -2, तो -2 का मॉडुलस कितना हो जाएगा 2, क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड बताना था। एग्री? दैट्स वाई ए माइनस बी या मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा आपसे। ठीक है, लिख लीजिए। मतलब देखिए छोटा छोटा बात को केयर करना है, जो लिख रहे हैं उसको समझना है। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा। तो a माइनस बी नहीं, यहाँ तक काम चल गया क्योंकि यहाँ पे ऐड करना था तो निगेटिव होने का चांस नहीं था, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना था तो इट माइट भी, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन निगेटिव हो सकता है, राइट? ओके एवरीवन, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि आपने ए निकाल लिया, लेकिन क्या आपने रिजल्टेंट का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुझे दिया? सिर्फ मैग्नीट्यूड बताए हैं, अभी डायरेक्शन बाकी है, राइट? तो डायरेक्शन बताने का बहुत सारा तरीका है, और यहाँ पे तो आप पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका जो वेक्टर है ए और बी अननोन वेक्टर है या गिवन वेक्टर है? गिवन वेक्टर का ही तो हम लोग रिजल्टेंट निकाल रहे थे, राइट? दैट्स वाई यहाँ पे मान लेते, इसको लाइन को मैं जानबूझ के आगे बढ़ा रहा हूँ, ए थीटा है तो ए भी क्या रहेगा? थीटा। और सपोज कीजिए कि मैंने अगर आपको अल्फ़ा बता दिया, क्या बता दिया? अल्फ़ा, और अल्फ़ा इज द एंगल बिटवीन ए एंड आर, अल्फ़ा इज द एंगल बिटवीन ए एंड, तो अगर अल्फ़ा बता देंगे तब इसका डायरेक्शन पता चल जाएगा, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शन है, राइट? तो इसके रेस्पेक्ट में बताएंगे कि मेरा रिजल्टेंट, ये तो पता है कि रिजल्ट दो वेक्टर का रिजल्टेंट ऑलवेज उन दोनों वेक्टर के बीच में ही कहीं होता है, बाहर तो रहेगा नहीं। यहाँ से ये हम लोग को पैरेललोग्राम लॉ सिखाया है, राइट? दैट्स वाई अगर अल्फ़ा निकालने के लिए तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है? इसका नाम देते हैं ओ, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। तो ट्रायंगल ए एम बी में क्या हम लोग साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा? आई राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, साइन थीटा इक्वल टू व्हाट? तो सर साइन थीटा इक्वल टू बी एम बाई पर यस ए बी, और ए बी का वैल्यू कितना है? बी, देन बी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? सर बी साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? और कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा इसी ट्रायंगल में? तो सर कॉस थीटा इक्वल टू ए एम बाई बी, देन ए एम इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी कॉस थीटा। नाउ ट्रायंगल ए ओ एम बी में देखिएगा, ट्रायंगल ओ एम बी, ए एंगल कितना है? अल्फा है, राइट? टेन, मेरा टारगेट क्या था? अल्फा निकालना, राइट? टेन अल्फा इक्वल टू क्या लिखिएगा? फर्स्ट बी एम बाई ओ एम। अब बी एम अभी जस्ट निकाले हैं ना, कितना है? फर्स्ट बी साइन थीटा, और ओ एम कितना है? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहले से पता है ए, और ये अभी जस्ट निकाले हैं, तो क्या लिखिएगा? ए प्लस बी कॉस थीटा, समझे? ए मेरे तो फिजिक्स का दूसरा फार्मूला आपके लिए है, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। इसलिए पैरेललोग्राम लॉ में से अगर किसी वेक्टर का रिजल्ट, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना रहेगा तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे? ये फार्मूला लगाएंगे, और डायरेक्शन के लिए पैरेललोग्राम लॉ में डायरेक्शन बताने के लिए ए एंगल निकालते हैं रिजल्टेंट का, किसके साथ? या तो ए के साथ, नहीं तो बी के साथ। अब देखिए इसमें आपको इस फार्मूला का रट्टा मारने का तरीका सिखाता हूँ। ऑलवेज याद रखिएगा कि ऊपर में साइन होता है। मैं अपने टाइम पे उसको रटने के लिए ऐसे करता था कि अगर जिसमें ना ही साइन है ना ही कॉस है, ये टर्म ए है, इसको हाइड करने के बाद टेन नज़र आना चाहिए। क्या नज़र आना चाहिए? ये दिमाग में की पॉइंट बैठ गया। तो एक देखिए जनरली कन्फ्यूजन क्या होता है कि ऊपर में साइन था या कॉस था। एज ए बिगनर कन्फ्यूजन था कि ऊपर में साइन है या कॉस है। तो जिसमें कोई टर्म नहीं था
उसको अगर हाइड करते हैं तो ऊपर और क्या आना चाहिए, टैन, ये रटने का एक तरीका, इसका तो ऊपर में साइन रहेगा। अब अल्फा किसके बीच में एंगल है, यहाँ देखिए रिजल्टेंट और ए, राइट, तो ऊपर में बी रहेगा। ये रटने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि ऊपर में ए भी तो डाउट कन्फ्यूजन होगा कि ऊपर में ए रहेगा या बी रहेगा, राइट। तो अगर रिजल्टेंट ए के साथ एंगल अगर ए के साथ है तो ऊपर में बी, और एंगल अगर बी के साथ रहता तो फार्मूला सेम रहता। अगर इसी फार्मूला को tan बीटा, तब फार्मूला क्या बन जाता, बस उल्टा कर दीजिए, ए साइन थीटा डिवाइड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा, समझ गए। तो क्या दोनों फार्मूला रटने का रिक्वायरमेंट है, कोई एक रटने से काम चल जाएगा। तो यहां पे अल्फा इज द एंगल बिटवीन व्हाट, ए एंड आर। अब बीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड आर। ये हुआ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, दिस वन। अब चीज़ों को ध्यान सुनिएगा। कल मैं नीट का एक दो क्वेश्चन और देख रहा था, यहाँ देखिएगा नीट के बच्चे जो इस बार दिए हैं एग्ज़ाम, भाई इससे आसान क्वेश्चन तो वो लोग नहीं पूछ सकते थे। शायद आप लोगों को क्वेश्चन याद होगा जो इस बार नीट का पेपर दिए हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑब्वियसली इनफॉर्म रहता ही है, राइट। और इसका एरिया ए दिया हुआ था और सेपरेशन कितना, डी, करेक्ट। तो इसके बीच में टोटल पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया था, याद आ रहा है क्वेश्चन, ये नीट का पेपर का क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रोस्टैट कोई भी टीचर पढ़ाएंगे तो एक फार्मूला पढ़ाते हैं, एग्री। ये फार्मूला क्या है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो भाई एक कलम का दाम 2 रुपया है तो 10 कलम का दाम नहीं निकाल लीजिएगा, कैसे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई पर यूनिट वॉल्यूम इतना है और इसके बीच का वॉल्यूम नहीं निकालेंगे, ए इंटू डी, राइट। इससे मल्टीप्लाई ही तो करना था स्टूडेंट, फ्री में मार्क्स था, हो गया आंसर। अब इसमें बच्चे घूम रहे हैं, कितना सेकंड का क्वेश्चन था बताइए तो, 5 सेकंड। ये फार्मूला लिखना था, ये एनर्जी 1 यूनिट वॉल्यूम का एनर्जी था, ऐसे टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना था, ए इंटू डी। ऐसे तो हम लोग थ्योरी में पढ़ाते हैं, मतलब इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। कोई भी टीचर अगर इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाएगा तो बिना इसके तो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। अब उसमें होगा क्या कि आपको वहाँ पे सब कुछ दिखा हुआ रहना पड़ेगा बोर्ड पे, समझ गए ना कितना आसान क्वेश्चन था। एक क्या टफ है, जो नीट के बच्चे जो बाहर से एग्ज़ाम दे के निकलते हैं बोलते हैं पेपर टान है फिजिक्स का, एक कॉमन डायलॉग, टान नहीं है, आप डरे हुए हो पहले ही फिजिक्स से, इंटरेस्ट लेके पढ़े ही नहीं हो, सोच रहे हैं कि नहीं फिजिक्स को 3rd नंबर पर रखेंगे। भाई 3rd नंबर का मतलब होता है कि 45 से कम से 25 बनना पड़ेगा, थोड़ा कम पढ़ेंगे, राइट। बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा कर देंगे, एफर्टलेस मार्क्स था, राइट। तो सर वेक्टर से आया, देखिए ऑड चैप्टर से भी क्वेश्चन आता है भाई, न्यूटन डायमेंशन, एग्री, एरर इन मेजरमेंट, इसको छोड़ कर नहीं जाना है। तो याद रखिएगा सिग्निफिकेंट में फिगर, न्यूटन डायमेंशन, जिसको सब लोग छोड़ देते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी बार नीट का आया है, कल ही पेपर देखा हूँ, ठीक है। और इसी पे आया है, कौन सा लॉ पे, ट्रांसलेशन में एबीसीडी नहीं है सिलेबस में, बिना एबीसीडी का ट्रांसलेशन करेंगे। इसका नाम, इस चैप्टर का नाम क्या है, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जिसका कैसा होता है, लेट अस सी, कंप्यूटर का लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं ना, प्रोग्रामिंग, C++, जावा, जितना भी है उसका नाम ही है लैंग्वेज, उसके बाद ही तो आप प्रोग्रामिंग करेंगे, उसको पहले बेसिक सीखेंगे, राइट। वेक्टर को माइनस करके फिजिक्स का कौन सा चैप्टर है जिसमें वेक्टर नहीं आएगा, तो इसको अगर गायब है तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मैथ और वेक्टर के बिना कहाँ काम चलेगा आपका। चलिए वेक्टर पे बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ रहना पड़ेगा, तब
मैं आगे फिजिक्स समझा पाऊँगा, क्योंकि मेरा जो वेक्टर फिजिक्स पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही वेक्टोरियल और मैथमेटिकल है, और वो होना भी चाहिए, अदरवाइज फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। अब यहाँ देखिए, ए मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए, बी, और ए एंगल है 120 डिग्री, राइट। और ए का मैग्नीट्यूड मैं मेंशन कर दिया इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 10 यूनिट। मुझे नहीं पता है कि वेक्टर ए वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है, राइट, या इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं पता है, कोई वेक्टर है, लेकिन दोनों सेम ही टाइप का रहेगा, क्योंकि दो वेक्टर का रिजल्टेंट तभी निकालते हैं जब वो डिफरेंट टाइप का हो या सेम टाइप का, सेम टाइप का। तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा एवरीवन? अच्छा, इतना तो पता चल गया ना कि सर आपने पढ़ाया है बिना कैलकुलेशन का, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन का बताया था कि किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो उसका रिजल्टेंट उसके एंगल वाइज सेक्टर से पास करेगा। दोनों एंगल इक्वल हो गया था ना, पिछले क्लास में याद है कि पढ़ाया था ये बात, राइट। तो मान लेते हैं कि मेरा ए रिजल्टेंट है, तो बिना मैथमेटिकल प्रूफ का ये तो पता है कि एंगल 60 डिग्री रहेगा, राइट। तो एक हम लोग को क्वेश्चन बन गया। दूसरा, इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो सर निकालेंगे, फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर, बोलते रहिएगा, बी स्क्वायर प्लस 2ab 120, और cos 120 का वैल्यू तो आप लोग को रट्टा मारना पड़ेगा, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10, और cos 120 का वैल्यू कितना होता है? कितना हुआ कैलकुलेट करके? फर्स्ट भाई A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा, और 10 इंटू 10 10 का स्क्वायर, आगे में माइनस आ जाएगा, क्या 10 स्क्वायर और एक 10 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 1 तो 10 स्क्वायर, लास्ट में कितना आंसर आएगा? 10। अब देखिए इस बार क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट, दो वेक्टर टू इक्वल, वैसा दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, पॉइंट नोटेड, इस बार का नीट का पेपर, और आप आज ही जाकर देख लीजिएगा, दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है, तो उसका रिजल्टेंट उन दोनों वेक्टर में से किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर कब होगा? व्हेन एंगल इक्वल टू, और एंगल 4 एंगल दिया हुआ था, 0 डिग्री, 60 डिग्री, फिर 150 डिग्री, एक 120 डिग्री। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 120 डिग्री। ये वेक्टर का ही तो क्वेश्चन था, कहाँ क्वेश्चन था? इस बार का नीट का पेपर का एक क्वेश्चन था, अगर नीट का पेपर सही से देखे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा। तो 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? डी करेक्ट रहेगा। बट यहाँ से अगर ऑब्जर्व किए हो रहेंगे, जैसे इन सब बातों को जब मैं वेक्टर पढ़ाता हूँ तो बोल के आगे बढ़ता हूँ, इसका मतलब सारा चीज़ें पढ़िएगा, उसी में से कोई एक आने वाला है, राइट। तो यहाँ से समझे क्या है कि आता है या नहीं आता है? डायरेक्ट वेक्टर से भी आता है, डायरेक्ट यूनिट डायमेंशन से भी तो आया है क्वेश्चन। हर वजह क्या है? 50 क्वेश्चन आने वाला है नीट में, अब तो 50 हो गया ना, तो 50 है तो जो क्वेश्चन सेट करें उनके पास बहुत ऑप्शन है, हर चैप्टर से क्वेश्चन लेंगे वो। 34 चैप्टर है फिजिक्स का, और उनके पास 50 ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली हर चैप्टर से क्वेश्चन को उठा लेंगे, राइट। लेकिन आसान क्वेश्चन रहेगा, टफ नहीं रहेगा, और जो टफ रहेगा छोड़ देंगे। और 50 में से अगर 10 टफ रहेगा, 15 टफ रहेगा, मेरा टारगेट क्या है? 35 भी बन जाए काफ़ी है, 30 भी फिजिक्स में बन जाए काफ़ी है। फिजिक्स में अगर आप 120 मार्क्स उठा रहे हो, मतलब यू आर गुड इन फिजिक्स, अगर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक टारगेट से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको डिसअपॉइंटेड नहीं करूँगा, जैसे टारगेट है अच्छा, जैसे मुझे अगर IIT करना था तो सबसे पहले मेरा टारगेट था इनिशियली, क्योंकि कभी कभी होता है ना ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर बर्डन, तो आप चीज़ों को ख़राब करना स्टार्ट कर दीजिएगा, प्रेशर में आ जाइएगा। सबसे पहले हम लोग का टारगेट रहेगा कि हम लोग को एक MBBS में सीट मिल जाए गवर्नमेंट कॉलेज में, फर्स्ट टारगेट। इस टारगेट से क्या रहेगा कि बस आपका थोड़ा सा, ठीक है मुझे क्वालिफाई करना है, एक सीट चाहिए, तो उसके लिए एक मिनिमम टारगेट सेट कर लिए 500 जनरल वाले स्टूडेंट, और जो SC ST वाले स्टूडेंट हैं जो कैटेगरी से, वो 400 का टारगेट अपना सेट कर लेंगे। वहाँ से हम लोग सोच कर तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। बट जैसे जैसे तैयारी अच्छा होता जाएगा और टेस्ट में मार्क्स आता जाएगा, ऑटोमेटिक वो आपका रैंक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट प्राइम टारगेट क्या है? बाकी इंस्टीट्यूशन में क्या करना, नहीं इतना बड़ा ड्रीम दिखा देंगे, हम लोग 700 में इतना ले आएंगे, इतना ले आएंगे। सबसे पहला टारगेट क्या है कि हम लोग को एक सीट चाहिए, इस टारगेट से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। बिकॉज अगर रैंक 1 का टारगेट से स्टार्ट करता तो शायद मेरा प्रिपरेशन ख़राब होता। मेरा टारगेट क्या था? एक सीट चाहिए मुझे IIT में,
पहले तो कैरियर बन जाना चाहिए ना कि बस एक सीट कहीं मिल जाएगा तो मेरा कैरियर सेटल्ड हो गया। बट गुड इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट मेडिकल में हम लोग मिडिल क्लास फैमिली पढ़ा सकते हैं जहाँ पे 1 करोड़ रुपया खर्च होगा? नहीं पढ़ा सकते हैं। और GMCH में साल में 10,000, कहाँ राइट? सच बता रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपके ऊपर गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च कर रही है। गवर्नमेंट कॉलेज में 10,000 तो भाई बच्चे का आज के डेट में साल भर का पैकेट खर्च हो जाता है, 10,000 रुपये, राइट? अगर सही से अगर लाइफ जीते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर उतना खर्च हो जाता है। बट ओनली 10,000, मतलब फ्री में पढ़ के निकल गए, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। एनीवे, तो यहाँ से इस प्रॉब्लम से आपने क्या ऑब्जर्व किया? इस प्रॉब्लम से मैंने ऑब्जर्व किया कि आज के बाद किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल रहेगा और उसके बीच का एंगल 120 होगा तो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उन दोनों वेक्टर से किसी भी वेक्टर, दोनों तो इक्वल ही वेक्टर है मैग्नीट्यूड वाइज। अच्छा, ये दोनों वेक्टर सेम वेक्टर या डिफरेंट वेक्टर? डिफरेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल। दो वेक्टर इक्वल कब होता है? जब उसका मैग्नीट्यूड भी सम हो और तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, राइट? एक लाइन कंक्लूजन कीजिए तो की पॉइंट, इफ टू वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, if two vector having the same magnitude, if two vector having the same magnitude and angle between them is 120 degree and angle between them is 120 degree, then magnitude of resultant of these two vector, then magnitude of resultant of these two vector equal to magnitude of one of the vector, equal to magnitude of one of the vector. Okay everyone, अब यहाँ देखिएगा, अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, मान लेते हैं कि एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं रहता, मैं अगर ये चीज़ नहीं पढ़ाता और मैं बोलता कि अल्फ़ा निकालिए, तो आप tan अल्फ़ा का फार्मूला क्या लगाते? फास्ट। तो सर tan अल्फ़ा के लगाते b साइन थीटा और डिवाइड बाई a प्लस b कॉस थीटा, राइट? और b का वैल्यू और a का वैल्यू डिफरेंट है, सेम है, मैग्नीट्यूड इक्वल लिया हूँ तो कितना लिखिएगा सर? साइन 120 और डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 120, और साइन 120 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। साइन 120 का वैल्यू कितना होता है? ये तो रटना पड़ेगा। साइन 120 का बाय वाले बच्चे निकाल लीजिएगा ना वैल्यू, √3/2 और 1 माइनस हाफ, कितना बचा? tan अल्फ़ा इक्वल टू √3, और tan अल्फ़ा इक्वल टू √3 मतलब अल्फ़ा इक्वल टू कितना? यस, अल्फ़ा इक्वल टू 60 डिग्री। समझ गए? क्योंकि 0 से 180 के बीच में, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट 0 से 180 के बीच में या 0 से 90 के बीच में, उतना छोड़िए, 0 से 90 के बीच में tan अल्फ़ा का वैल्यू √3 एक ही जगह पे होगा। कहाँ पे? 60 डिग्री पे। एग्री? तो सर आपने 0 से 190 के बीच में ही क्यों बोला? क्वेश्चन नहीं रहे ना, 0 से 90 क्यों बोल रहे हैं? तो मैं दिमाग लगाया कि दो वेक्टर का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दो इक्वल वेक्टर है, तो दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उसका रिजल्टेंट तो ऑलवेज एंगल बाइसेक्टर से पास होगा। तो एंगल बाइसेक्टर से पास होगा तो जो अल्फ़ा रहेगा वो कभी भी 90 से बड़ा नहीं दिखेगा, ऑलवेज 90 से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। इसलिए मैंने ये बात बोला, दैट्स वाई यहाँ पे। तो क्या जो पहले से जान रहे थे वो डिफरेंट वैल्यू आया, सेम ही वैल्यू आया? सेम वैल्यू आया है, करेक्ट ना? क्योंकि क्लास 12th का जो टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा इलेक्ट्रोस्टेट, इलेक्ट्रोस्टेट में वेक्टर का बहुत एप्लीकेशन है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले वेक्टर आपका अच्छा हो जाए। यहाँ देखिए नेक्स्ट, मान लेते हैं, अब इसको जनरलाइज कर रहे हैं, tan अल्फ़ा इक्वल टू
फार्मूला मेरा ये है ना बी साइन थीटा और डिवाइड बाई, मानते ए एग्जाम्पल नहीं लेते, ए प्लस बी कॉस थीटा। और अगर मैं बोलता कि मैग्नीट्यूड वाइज, जहाँ पे एरो नहीं दूंगा मतलब मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, राइट, जहाँ पे इस पे एरो नहीं देगा मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड। तो ए इक्वल टू बी, तो क्या इसको कट कर सकते हैं, तो कट की जगह तो क्या लिखिएगा, टेन अल्फा इक्वल टू साइन थीटा और डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, तो पक्का पढ़े होंगे, और जो नहीं पढ़े हैं वो लिख लीजिए, ठीक है। और जो भी चीज़ नया मिलता है तो सोचिए कि ठीक है, नहीं कि नहीं जानते हैं, यह भी लुकआउट नहीं है। और ए भी पढ़े होंगे कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, करेक्ट। या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो क्या यहाँ पे हम लोग साइन थीटा के बदले थीटा को 2a मान लीजिए, थीटा को क्या मान लीजिए 2a, तो ये कितना रहेगा थीटा बाई 2। थीटा को अगर 2a मान लेंगे तो ये कितना दिखेगा थीटा बाई 2। तो क्या इस फार्मूला को ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा के बदले, और 1 प्लस इसके लिए क्या ये लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, राइट, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे कितना बचेगा कॉस थीटा बाई 2, और ऊपर कितना रहेगा साइन थीटा बाई 2। ऊपर में क्या बचेगा, कट कुट के क्या बचा, टेन अल्फा इक्वल टू, बोलिए फास्ट, साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, राइट। तो यहाँ पे टेन अल्फा इक्वल टू टेन थीटा बाई 2, मतलब यहाँ तक आइए फास्ट। मतलब यहाँ हो गया टेन अल्फा इक्वल टू टेन थीटा बाई 2, मतलब अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2, राइट। प्रूफ हो गया। ये तो बिल्कुल जनरलाइज प्रूफ दे दिए। इसका मतलब आज के बाद, लेकिन किस कंडीशन के लिए, जब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि आज के बाद किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा तो उसका रिजल्टेंट उन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल के वाई सेक्टर से पास करेगा। ये अपने शॉर्ट टर्म्स में रख लीजिएगा, ठीक है। लिखिए यहाँ पे, मतलब मैं बोला था कि देखिए इसका मैं न्यूमेरिकल प्रूफ भी दे दूंगा। एक तो मैं ज्योमेट्री से बता दिया था आइसोसेलेस ट्रायंगल का हेल्प लेकर, ये होगा मेरा न्यूमेरिकल प्रूफ। देखिए फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड दैट if magnitude of two vectors are equal, then resultant of these two vector always passing through angle bisector of these two vector, always passing through angle bisector of this, then resultant of these two vector always passing through angle bisector of these two vector। ये सब आपको मैथ में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। देखिए और अभी कुछ कुछ चीज़ें नहीं भी अगर जानते हैं तो इसको रटिए। हम लोग अपने टाइम पे रटे थे, इसका प्रूफ नहीं चाहिए मुझे। इसके बराबर इतना होता है मतलब होता है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए हेडिंग बनाइएगा,
मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। यहाँ देखिए स्टूडेंट, मेरे पास कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है ए क्या है? देखिए आगे के फिजिक्स में मैं इसका बहुत बढ़िया यूज करता हूँ, बहुत बड़ा एडवांटेज उठाऊंगा, ठीक है। मेरे पास एक कोई वेक्टर क्वांटिटी है, अब मान लेते हैं लैम्डा कोई स्केलर क्वांटिटी है, करेक्ट। और मैंने बोला कि लैम्डा को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या दिखेगा? लैम्डा इंटू ए, क्या दिखेगा? लैम्डा इंटू ए। तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मेरा वेक्टर, ये जो पूरा क्वांटिटी रहेगा वो वेक्टर ए रहेगा या अब ये नया वेक्टर बन गया? एक नया वेक्टर बन गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इक्वल टू व्हाट? एक नया वेक्टर बी। तो यहाँ लिखना है बी इक्वल टू क्या लिखना है? लैम्डा इंटू ए। अब पहले एग्जाम्पल समझिए, उसके बाद इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लेता हूँ, मान लेते हैं कि मैंने v1 इक्वल टू लिखा 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मैग्नीट्यूड है, और लिखा टुवार्ड्स ईस्ट। इसका मतलब आप क्या बताएंगे? सर जो पार्टिकल है उसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन भी बता दिया, मतलब ये कंप्लीट वेलोसिटी वेक्टर बन गया। किस तरफ जा रहा है? टुवार्ड्स ईस्ट। अब मैं बोला कि मेरा दूसरा पार्टिकल है, उसका वेलोसिटी है 2v1। कितना है? 2v1। तो v1 को कितना से मल्टीप्लाई किए हुए हैं? 2 से, और जिससे मल्टीप्लाई किया वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? तो 2v1 का मतलब क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? 2v1 इक्वल टू व्हाट? कुछ तो बोलिएगा, क्या बोलिएगा? तो सर 20 मीटर पर सेकेंड बोलेंगे। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? वेरी गुड, टुवार्ड्स। तो हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, रुके नहीं हैं वहाँ पे। और मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मैंने वेलोसिटी बोल दिया -3v1। क्या बोले? तब क्या बोलिएगा? पहले तो ये लिखिएगा ना -30 मीटर पर सेकेंड, और भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि यही टुवार्ड्स ईस्ट लिख दें, राइट। फिर आपके दिमाग में आएगा कि ओके सर ने बताया किसी वेक्टर को लिखने के लिए, किसी वेक्टर का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो कभी -30 बोलेंगे नहीं, तो इसको फिर कोशिश आपने क्या किया? ओके 30 मीटर पर सेकेंड, इसको ऐसे लिख दें, अब माइनस को इस तरफ दे दें, माइनस टुवार्ड्स ईस्ट। और भाई माइनस टुवार्ड्स ईस्ट का मतलब क्या? मतलब ये हो गया कि एक तरफ पूरब है तो उसका जस्ट उल्टा पश्चिम। कोई बोलेगा टुवार्ड्स ईस्ट, कोई बोलेगा माइनस टुवार्ड्स ईस्ट। दोनों सेम रहेगा या अलग रहेगा? अलग रहेगा। इसका मतलब है कि दिस इक्वल टू क्या टुवार्ड्स वेस्ट बोल दें, या अभी भी माइनस टुवार्ड्स ईस्ट ही बोलना चाहते हैं? माइनस टुवार्ड्स ईस्ट मीन्स व्हाट? वेस्ट, राइट। इसका मतलब ओके 30 मीटर पर सेकेंड लिखिए। भाई आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? बहुत बड़ा समस्या है, एक एक चीज़ लिखिएगा। ये कोई सत्यनारायण भगवान का कथा थोड़े हो रहा है कि सप्तमो अध्याय खत्म होगा तो प्रसाद लेके चले जाएंगे। एक होता है सत्यनारायण भगवान का कथा जो 7 अध्याय रहता है, और हर अध्याय के बाद वी आर वेटिंग फॉर सप्तवां अध्याय कब खत्म होता है। 7 अध्याय होता है उसमें। टुवार्ड्स वेस्ट। इस 2 एग्जाम्पल से आपने क्या समझा, उसी को मैं वहाँ पे कंक्लूड करूँगा। मैंने इस 2 एग्जाम्पल से समझा, मेरा ए वेक्टर था, राइट। इस वेक्टर में पहले मैं पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब किसी भी वेक्टर में अगर पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सेम डायरेक्शन रह जाता है। मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है बट डायरेक्शन सेम रहता है, एग्री।
लेकिन किसी वेक्टर में अगर निगेटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट होता ही है, साथ में डायरेक्शन जस्ट अपोजिट बोलिए, अलग नहीं, डिफरेंट नहीं। डिफरेंट बोलने से तो कुछ और डायरेक्शन हो सकता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा था, राइट। इसका मतलब है यहाँ देखिए कि यहाँ से अब 2 केस बन जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से इफ़ लैम्डा इज, यहाँ ध्यान से सुनना है, इफ़ लैम्डा इज पॉजिटिव, अगर लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो ए का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, और अगर लैम्डा नेगेटिव रहेगा देन ए का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मैंने पहले इस एग्जाम्पल का इलस्ट्रेशन लिया, वहाँ से मैंने आपको एक कंक्लूड किया। एग्री ना? लिखिए, इफ लैम्डा इज पॉजिटिव देन डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी आर सेम, देन डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी आर सेम। ये आपको शॉर्ट नोट्स में रहना चाहिए, ठीक है। एंड इफ लैम्डा इज निगेटिव, तब क्या बोलेंगे? डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी आर सेम या जस्ट अपोजिट, देन डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी आर जस्ट अपोजिट, करेक्ट। क्या लिख रहे हैं? b इक्वल टू लैम्डा इंटू ए लिख रहे हैं, राइट। तो ये बात तो आज का क्लियर रहेगा ना, b इक्वल टू लैम्डा इंटू ए, यस। अब अगर आपको b का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड आज के बाद कभी भी किसी वेक्टर के लिए फिजिक्स में बोलूँगा, वो वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, वो वेक्टर क्या हो सकता है। अब इसको थोड़ा सा एक डेमो दे, यहाँ देखिएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स का एक फार्मूला होता है, शायद आप लोग भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े? एफ इक्वल टू ए, बहुत फेमस फार्मूला है, क्यू इंटू ए, राइट। क्यू क्या है? स्केलर क्वांटिटी, चार्ज तो है ही, क्या है? स्केलर अलजेब्राइक क्वांटिटी, अलजेब्राइक क्वांटिटी जिसका वैल्यू वैसा अलजेब्राइक स्केलर क्वांटिटी जिसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। और अब मैं अगर बोल दिया यार क्यू निगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहेगा या जस्ट अपोजिट? जस्ट अपोजिट। तो होता है क्या है कि हम लोग मतलब सोचते हैं कि अच्छा वेक्टर तो लाइट टॉपिक है, बाद में पढ़ेंगे। ये कुछ ऐसा हो रहा है कि पहला सीढ़ी नीचे नहीं चढ़ रहे, सबसे लास्ट एकदम सबसे 99 वाला सांप सीढ़ी वाला में ऊपर से नहीं चढ़ रहे हैं। यहाँ से ग्रास रूट से काम करेंगे, राइट। तो नहीं लगता कि इस फार्मूला, इसी फार्मूला पे फार्मूला सेट कर गया, राइट। तो अगर लैम्डा पॉजिटिव निगेटिव रहेगा देन एफ एंड ई सेम डायरेक्शन या जस्ट अपोजिट डायरेक्शन? इज जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन, राइट। और अगर Q का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा देन F एंड E आर इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब मान लेते हैं कि मेरे यहाँ देखिएगा, मेरे पास सपोज कीजिए कि कोई यूनिफॉर्म कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक, आप लोग बस इतना सोचिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एक वेक्टर है, राइट। और इसमें एक ऐसे रख दिए, एक रॉड रख दिए, और यहाँ पे Q कर दिए और यहाँ पे माइनस Q कर दिए। आप लोग भी समझ रहे हो मैं क्या बना दिया? यस। इस पे और ए Q पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। इस पार्ट पे फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। और इस पार्ट पे यस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। समझ गए? तो बहुत सिंपल सा बात था। अब इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड में टीचर समझाया जा रहे हैं। भाई उनको पहले ये समझा देना चाहिए था तो बच्चा 1 सेकंड में समझ जाता, राइट। कि दिस इज केस ऑफ व्हाट, किसी भी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने का काम कर रहे हैं। एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, और एक किस पे बैठ गया, मतलब इस वेक्टर को मैं स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो इसका डायरेक्शन सेम रहेगा, अगर ये नेगेटिव रहेगा तो इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। अपोजिट या जस्ट अपोजिट? जस्ट अपोजिट। समझ गए? ये मैं डेमो दिया।
ठीक है कि इसका क्या एप्लीकेशन होगा। एक और थोड़ा सा डेमो दे देते हैं। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला बताइए। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम? ये है जब P इक्वल टू एम भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, राइट। लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इज इट राइट? लीनियर मोमेंटम कौन सा क्वांटिटी? 2-4-10 बार बोलिएगा आज घर जाकर। वेक्टर क्वांटिटी है, करेक्ट। तो क्या है? मास इनटू स्पीड। लीनियर मोमेंटम पूछ रहा हूँ। अगर मैग्नीट्यूड आता था मैं बोलता व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। तो ये टीचर मैं क्या बोलूँगा? मोमेंटम। अगर लीनियर मोमेंटम बोल रहे हैं मैं तो प्रॉपर वेक्टर बोल रहा हूँ। तो P इक्वल टू एम इंटू वी। ये क्या है भाई? सर ए तो यस ए वेक्टर है, मास क्या है? वेक्टर। तो इस वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? स्केलर क्वांटिटी से। क्या इस फार्मूला पे बैठ गया? यही तो है। अब भाई मास तो आज आप नेगेटिव जानते नहीं हैं, एक आध जगह मैं उसको नेगेटिव बना दूंगा, दूसरी बात है, ट्रिक के लिए, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। बट जनरली मास इज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगर एम पॉजिटिव है तो V और P का डायरेक्शन सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? सेम रहेगा। एग्री? एक एग्जाम्पल आपका ये हो गया, लिख लीजिए। डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। करेक्ट है ना? यहां देखिए, ये तो बहुत फेमस है, mg। mg क्या है? वेट। वेट क्या है? फोर्स है, राइट। और g क्या है? वेक्टर। m क्या है? स्केलर क्वांटिटी। मास तो है ही स्केलर क्वांटिटी। तो mg का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में रहेगा? g के डायरेक्शन में रहेगा। mg का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में रहेगा? जो आप ये जो वेट बोल रहे हैं, राइट, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो mg का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ g बजाय b इक्वल टू लैम्डा इंटू ए। b इक्वल टू व्हाट? लैम्डा इंटू ए। सबको क्लियर है बात? इसका मतलब देखते हैं, टीचर लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाते रहते हैं तो mg इधर कर देते हैं, क्योंकि g का डायरेक्शन किधर रहता है? इस तरफ रहता है, दैट्स वाई। ठीक है। एनीवे, ये सब आपको पढ़ाया नहीं है, बट ये तो पक्का जानते होंगे कि वेलोसिटी दो टाइप का, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टैंटेनियस। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? कुछ तो जानते होंगे। स्पीड नहीं पूछ रहा हूँ भाई, वेलोसिटी पूछ रहा हूँ। स्पीड बोलने का मतलब है मॉडुलस ले लिए, राइट। क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब बाद में पढ़ाएंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन विच वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। एग्री? इसका मतलब है, यहाँ देखिए, एवरेज का मतलब ऐसा कमाल प्लीज मत कीजिएगा, क्योंकि फाइनल और इनिशियल को जोड़ कर डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ये कोई स्केलर का एवरेज नहीं निकाल रहे हैं। क्या है? एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है। तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, मैं आपको पढ़ाया नहीं हूँ, ये रेस्ट एंड काइनेमेटिक्स से पढ़ाऊंगा। मैं इस डेमो दे रहा हूँ। किसका? बी इक्वल टू लैम्डा इंटू, मतलब हम लोग इसका पावर देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हम लोग को कितना बड़ा एडवांटेज देकर चला जाएगा। करेक्ट ना? तो भी इक्वल टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। क्या इस फार्मूला को ऐसे लिख सकते हैं एवरीवन? हाँ ना, कम से कुछ तो बोल सकते हैं सर। लिख सकते हैं, एक ही बात है, राइट। लेकिन देखने का नज़रिया चेंज हो गया। ये ब्रैकेट में जो भी है स्केलर क्वांटिटी है 1 बाई डेल्टा टी। चेंज इन टाइम, टाइम ऑलवेज बढ़ रहा है, टाइम घट नहीं रहा है। टाइम क्या और ऑलवेज बढ़ रहा था। 1 बाई डेल्टा टी तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो ये क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। ये क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज डेल्टा आर के डायरेक्शन में रहेगा। जब मैं पढ़ाते रहता हूँ तो इस बात को लिखवा देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी का, मैं अभी मत लिखिए, बस देख लीजिए कि मैंने क्या कहाँ पे मुझे यूज़ करना है। तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किसके? ऑलवेज किसके डायरेक्शन में?
डेल्टा आर डायरेक्शन में है। इसको किस पे सेट कर दिया है? बी इक्वल टू लैम्डा इंटू ए पे। सिर्फ यही एक नहीं है, इस तरीके से बहुत जगह पे इस बात को हम लोग यूज़ करेंगे। तो b इक्वल टू लैम्डा इंटू ए देखने में छोटा फार्मूला लग रहा था, बट इसका एप्लीकेशन बहुत वास्ट है। जैसे आपको कुछ दे दिया, देखिए ये है, इसका आप अप्लाई करके कुछ काम करते रहिए। अब आपके अंदर कैलिबर होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका क्या एडवांटेज ले सकते हैं, राइट। तो थोड़ा बहुत डेमो दे दिए कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है। हो गया ना, लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे v का डायरेक्शन और डेल्टा आर का डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? तो लिख लीजिए, एवरेज डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी always in the direction of delta r, always in the direction of delta r. ओके एवरीवन, अब यहाँ देखें, अगर मेरा वेक्टर एक है a और तब पूछूंगा माइनस ए किधर क्या होगा, इसका मतलब सर b इक्वल टू माइनस ए के लिए ए को कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? -1 से। और तब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ये तो समझ में आ गया कि b के जस्ट अपोजिट। व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड? तो नहीं था कि मैग्नीट्यूड इसका ये रहेगा, इसका तो a का, क्योंकि आपने किससे मल्टीप्लाई किया है? -1 से। तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोई फर्क पड़ता है? मैग्नीट्यूड वंस अगर लैम्डा 1 हो जाएगा b इक्वल टू लैम्डा इंटू ए में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर लैम्डा का वैल्यू प्लस रहेगा या +1 या -1 तो मैग्नीट्यूड पे b के डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा, लेकिन क्या कोई मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ेगा? इसका मतलब अगर a ऐसे है तो माइनस से कैसे रहेगा? लेंथ ऑफ एरो सेम रहेगा। लेंथ ऑफ एरो क्या इंडिकेट करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, राइट। तो माइनस ए इज दिस वन, करेक्ट है एवरीवन? ए दिस वन, तो -1 माइनस ए दिस वन, करेक्ट। ये समझ में आ गया है? चलिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मुझे a माइनस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, और अभी मैं आपको सिर्फ पैरेललोग्राम लॉ तक पढ़ाया हूँ, राइट। और कहीं पे ऐसा लॉ देखें, लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सिर्फ किसका लॉ है? एडिशन ऑफ वेक्टर। और मैं आपसे पूछ क्या रहा हूँ एवरीवन, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड मतलब सब्ट्रैक्शन। ओके सर, इसको ऐसे भी तो आप लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? a माइनस बी मतलब मुझे एडिशन वाला फार्मूला ही यूज करना है, राइट। तो a माइनस बी इक्वल टू व्हाट? a प्लस माइनस बी। अब माइनस बी इसका मतलब है कि इसको देखने का तरीका, a माइनस बी इज द रिजल्टेंट ऑफ व्हाट? a माइनस बी इज द रिजल्टेंट ऑफ, रिजल्टेंट का मतलब एडिशन, a माइनस बी इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। कौन कौन सा? a एंड माइनस बी। ए एंड बी बोलिएगा या ए एंड माइनस बी? रिजल्टेंट का मतलब बीच में प्लस करके बोलेंगे, राइट। तो ए माइनस बी इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड माइनस बी, ऐसे इसको देखेंगे, करेक्ट ना। तो लिखिए ए माइनस बी इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड माइनस बी, जस्ट अपोजिट रहेगा। और देखिए, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन का
कोई लॉ नहीं है, बट हम लोग क्या करेंगे कि एडिशन वाले लॉ से ही एक फार्मूला डेवलप कर लेंगे फास्ट होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पैरेललोग्राम में कितना डायगोनल होता है एवरीवन? पक्का सर, 2 ही डायगोनल होगा, करेक्ट। एक डायगोनल तो ये है, ये आर किसका रिजल्टेंट है? ए एंड बी का, राइट। तो एक डायगोनल तो बचा हुआ है, ए डायगोनल बचा हुआ है, इसका भी तो कोई मीनिंग होगा। यहां देखिए ए बी है, तो माइनस बी के लिए क्या लिखे हैं? माइनस बी। तो सर बी का जस्ट यहां से ऐसे लिखिए, लेंथ ऑफ एरो सेम, राइट, और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। तो क्या इसको माइनस बी लिख सकते हैं? ए है बी, तो ए क्या हो गया? माइनस बी, और ए एंगल अगर थीटा है, क्या है? थीटा। तो ए एंगल कितना हो जाएगा? लाइन का एंगल 180 होता है, 180 माइनस थीटा। और हम लोग को किसका रिजल्ट निकालना था? ए एन बी का या ए एन माइनस बी का? ए एन माइनस बी का। तो ए एन माइनस बी के लिए अब मेरा पैरेललोग्राम ए दिखेगा, करेक्ट। ए जो देखिए मेरे पास 2 पैरेललोग्राम हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड। पहला पैरेललोग्राम किसके लिए है? रिजल्टेंट ऑफ ए एन बी के लिए है, और दूसरा पैरेललोग्राम किसके लिए है? रिजल्टेंट ऑफ ए एन माइनस बी के लिए है। इज इट राइट? तो ए एन माइनस बी का रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा सर? इस पॉइंट से पास करेगा, और ये होगा, करेक्ट ना? एग्री? इसको बोलते हैं आर डैश, इसको क्या बोलते हैं? आर डैश। और क्या यहाँ देखिए तो ए लाइन और ए लाइन क्या पैरेलल होगा? भाई डिटो सेम होगा, ये दोनों एकदम 100% सेम पैरेललोग्राम है, राइट, लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग। तो यह इसका मतलब यही मेरा क्या है? दिस वन इज व्हाट? आर डैश। तो इसका 2 पैरेललोग्राम था, ए पैरेललोग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। और एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ए एंड माइनस बी। ओके, ए किसको रिप्रेजेंट करता? बी माइनस ए। उल्टा बोलते हैं, किसको रिप्रेजेंट करेगा? बी माइनस ए। चलिए अब जिसका भी रहेगा हम लोग काम कर लेंगे। एनीवे, तो ए एन माइनस बी और 2 वेक्टर का पैरेललोग्राम में कौन कौन सा वेक्टर का निकाला है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड? बोलते रहिएगा। ए एंड फार्मूला क्या था बता सकते हैं? ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और बोलिए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, यही बोलेंगे ना। अब माइनस बी का मैग्नीट्यूड तो बी रहेगा, अब प्लस क्या लिखेंगे? 2ab। और लास्ट में क्या लिखते थे? कॉस। रुकिए, कॉस के बाद क्या था? एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? एंगल बिटवीन ए एंड बी या एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी? कॉस के बाद जो एंगल था वो किसके बीच का एंगल था? उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल था। तो अभी आप जो 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं उसका एंगल क्या थीटा लिखिएगा या 180 माइनस थीटा लिखिएगा? 180 माइनस, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। कॉस 180 माइनस थीटा। और जो नहीं जानते हैं भाई बंधु वो लिख लीजिए, आप लिखा कीजिए भार्गव, लिखते नहीं हैं सिर्फ सुनते हैं। जो काम जिस टाइम पे हो रहा है उसको वहीं पे ख़त्म कीजिए, ऐसा नहीं कि निकले सर वीडियो कब दीजिएगा, नॉट लाइक दैट। इतना टाइम देकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या डायरेक्ट लिख दें? माइनस 2ab कॉस थीटा। बट यहाँ पे लास्ट में जो थीटा आया वो कौन सा थीटा था? ए एन बी का। 180 माइनस थीटा था ए एन माइनस बी का। थीटा क्या था? ए एन बी का, करेक्ट। इसका मतलब सर 2 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, बट हम लोग एडिशन के हेल्प से ही उसका फार्मूला एक डेवलप कर लिए फास्ट होने के लिए, राइट। कोई पूछेगा इसका क्या लॉ है, तो बोला नहीं लॉ नहीं है, सब्ट्रैक्शन का लॉ वेक्टर फिजिक्स में नहीं दिया गया है, एडिशन का दिया गया है। बट वी आर वेरी वाइज पीपल, हम लोग एडिशन के हेल्प से ही किसका निकाल लिए हैं। इसका मतलब हम लोग के पास 2 फार्मूला हाथ में आ गया। ए फास्ट होने के लिए ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तब फार्मूला क्या रहेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड रहेगा तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये जस्ट सिर्फ डेरिवेशन की आपको कॉन्फिडेंस बुलाने के लिए। और मैं बोलता कि इसको रट जाइए मेरे ऊपर ट्रस्ट करके, तो थोड़ा लगता होगा या नहीं होगा, शायद मिस्टेक तो नहीं हो जाएगा। अब मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। तो आज के बाद अगर पैरेललोग्राम से ही किसी दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना रहेगा तो अब डेरिवेशन हर टाइम पे मत करते रहिएगा, डायरेक्ट इसका आप यूज कर सकते हैं। करेक्ट हो गया ना। इन दोनों फार्मूला को एक जगह बॉक्स में लिखिए ताकि याद रहे। ओके स्टूडेंट, चलिए यहाँ देखिए, यूनिट वेक्टर बोले व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जो भी आप आज तक जानते हैं लाइफ में, बड़ा डिफरेंस ऑफ यूनिट वेक्टर। तो कोई बोलेगा यूनिट वेक्टर का कुछ तो एक लाइन में बोलिए ताकि मुझे समझ में आ जाए। जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। क्या V1 को यूनिट वेक्टर बोलेंगे? बहुत बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। नहीं, आपने जो बोला कि मैग्नीट्यूड 1 होगा वही मैंने लिख भी दिया। तो मैग्नीट्यूड 1 बोले तो मैंने 1 लिख दिया। अब पूछ रहा हूँ इसका मैग्नीट्यूड भाई 1 है, इसको यूनिट वेक्टर बोले? तो आप जो बोले उसी को रॉन्ग कर रहे हैं। आपने बोला कि मैं वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, मैं बिल्कुल एक इनोसेंट पर्सन की तरह लिख दिया 1 मीटर पर सेकंड टुवार्ड्स ईस्ट, V1 इक्वल टू। आप पूछ रहे हैं क्या V1 इज ए यूनिट वेक्टर, फिर बोल रहे हैं नहीं, तो अपने बात को ही रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, मतलब सर कुछ तो गड़बड़ है। लिखिए, द वेक्टर, पहला पॉइंट, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 a second point, unit vector having no unit। नाम है यूनिट वेक्टर बट सब खुद का कोई यूनिट नहीं होता है। यूनिट वेक्टर हैविंग नो यूनिट। सर ऐसा क्यों? यहाँ देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मेरे पास कोई एक वेक्टर है, राइट। आज का फिजिक्स में जितना भी वेक्टर होगा, इसको लिख लीजिए, पहले एरो ड्रॉ कीजिए। आज के बाद फिजिक्स में जितना भी वेक्टर होगा, हर वेक्टर करस्पॉन्डिंग, हर वेक्टर, यहाँ देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हम लोग वेक्टर का डिफरेंशन बोले हैं। क्या डिफरेंशन था? कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो, अब रुकिए, और डायरेक्शन भी हो, तो हर वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। हर वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए क्या रहेगा? उसका एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। जैसे आप बोलते हैं ना टुवार्ड्स ईस्ट, क्या बोलते हैं? तो टुवार्ड्स ईस्ट में क्या 2 से मल्टीप्लाई करके बोलते हैं, 2 इंटू टुवार्ड्स ईस्ट। टुवार्ड्स ईस्ट क्या हुआ? उसका एक डायरेक्शन हुआ, राइट। इसका मतलब एवरी वेक्टर का डायरेक्शन के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, उसका यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा?
उसका इसका मतलब हर वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर होता है। एवरी वेक्टर हैविंग ए यूनिट वेक्टर। अब वो यूनिट वेक्टर उसका क्या होता है, जैसे किसी किसी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे हर एक चीज़ का कोई मान लीजिए रिप्रेजेंटेटिव रख दिया गया। जैसे कैटलिस्ट में आ जाएगा तो रिसेप्शन पे कोई कैटलिस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, मैं ऑल द टाइम नहीं मिलूंगा, राइट, तो कैटलिस्ट को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे ही हर वेक्टर का खुद का एक यूनिट वेक्टर होता है जो उसके डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, और वो यूनिट वेक्टर वेक्टर में डिफाइन किया गया है। ऐसे लिखूंगा, यू स्टैंड फॉर यूनिट, किसका यूनिट वेक्टर, ए का, और उस पर एक कैप लगा देते हैं। एक कैप जनरली आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, अब ऐसे रहेगा तो सर ए नहीं बोलना है सर, ए ज़्यादा करेक्ट या ए ज़्यादा करेक्ट, बोथ आर इक्वली करेक्ट, बट जनरली यूनिट वेक्टर के लिए कैप का मैं यूज़ करता हूँ, बट ये भी उतना ही करेक्ट है जितना ये करेक्ट है। और किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का डिफाइनिंग इक्वेशन ये है, वेक्टर और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या डिफाइनिंग इक्वेशन है, वेक्टर और उस वेक्टर का, तो किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, किसी वेक्टर को उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देंगे तो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। और यहाँ देखिएगा, इसका मान लेते हैं, लेट अस सपोज ये अगर एक्सेलरेशन है तो ऊपर में यूनिट क्या रहेगा, पढ़िए, और नीचे में क्या रहेगा, क्यों नहीं कुछ रहेगा भाई, स्पीड में, स्पीड के लिए बोलते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या विदाउट यूनिट बताएंगे, पता ही नहीं चलेगा, मैं बोल दिया देखिए मैग्नीट्यूड 10 है, आप पूछिए सर 10 किसका मैग्नीट्यूड, न्यूटन है या जूल है, जूल तो खैर स्केलर क्वांटिटी रहेगा। 10 बोल देंगे तो आपको क्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैग्नीट्यूड का मिला, वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 10 में बोल दिया, देखिए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, 10 क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, न्यूटन, क्या है 10, मतलब मैग्नीट्यूड में बताना होता है, उसका यूनिट लगाना होता है, राइट। दैट्स व्हाई ऊपर में क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर एक्सेशन है तो नीचे में भी तो रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड को आपस में कैंसिल, तो क्या यूनिट बचेगा, इसलिए यूनिट वेक्टर का कंप्लीट इन्फो क्या देना था। तो आपको जो मैंने v1 = 1 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट लिखा, तो जो मीटर पर सेकेंड लिखा था उसमें यूनिट था, राइट। दैट्स भाई दोनों बात बोलना है कि वैसा कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो बट यूनिट वेक्टर हैविंग नो यूनिट इट्स ओन, यूनिट वेक्टर का खुद का कोई यूनिट नहीं होता है। यूनिट वेक्टर डायरेक्ट, क्योंकि हर किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग एक कन्वेंशन रेडी किए कि मैग्नीट्यूड तो पता चलेगा बट डायरेक्शन के लिए कोई तो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, क्योंकि वेक्टर का डिफिनेशन में था, तो हम लोग जो डिफिनेशन पढ़े ऊपर पर निकल गए। सिर्फ आज तक यही बोल रहे हैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन का कोई तो रिप्रेजेंटेटिव होगा, कैसे टुवार्ड्स ईस्ट बोलते हैं, तो आपने टुवार्ड्स ईस्ट लिया ना, वैसे या टुवार्ड्स एक्स एक्सिस, मान लेते हैं कि आपके पास बोलते हैं 10 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए एक रेडी किया गया है आई कैप, रेडी किए ना, बनाकर रेडी लिखा है रेडीमेड कि अगर टुवार्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिखेंगे तो आई कैप लगा देंगे, तो सामने वाला कोई भी समझ में आ जाएगा कि वो के मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड है, डायरेक्शन क्या है टुवार्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो वो डिफिनेशन में ही था। और लास्टली ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का इसका यूनिट रहेगा हैविंग नो यूनिट, ठीक है ना, करेक्ट। चलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ देखिए, तो आज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आज के बाद किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर पूछेंगे तो क्या करना है, उस वेक्टर को किससे डिवाइड करना है, उसी वेक्टर को उसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। अब इस फार्मूला को देखने का नज़रिया लिख लिया ना कि हैविंग नो यूनिट, यहाँ देखिए इसी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, सर बात तो एक ही है ना, बात एक है कि लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। जैसे ही किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं रहता है, डायरेक्शन को माइनस करके बोलते हैं, राइट। मैग्नीट्यूड में कभी मैं डायरेक्शन पूछता हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन से मुझे मतलब फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब मैं उसमें से किसको माइनस करके पूछ रहा हूँ, मुझे डायरेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ किस में इंटरेस्ट है, मैग्नीट्यूड।
जैसे जब तक मैंने ए पूछा तब तक डायरेक्शन इस ए जो निकाले हैं उसमें डायरेक्शन आपका पता चला था या सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चला था? तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। तो भाई नहीं लगता सर दिस वन ऑल्सो लुक्स लाइक लैम्डा इन बी इक्वल टू लैम्डा इन टू ए, लैम्डा इन टू लैम्डा काम कौन कर रहा है? जिसको मैंने डॉटेड से सर्किल कर दिया, राइट। इसका आरे कैसा है? एक पॉजिटिव है, राइट। कैसा है? और किसी भी वेक्टर का पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका डायरेक्शन सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? सेम रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर जो मिला ए, इसका डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहना भी चाहिए क्योंकि इस वेक्टर ए का डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव है, राइट। दैट्स वाई इस ए वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन या बिल्कुल पैरेलल, सेम डायरेक्शन। लिखिए हैविंग द सेम डायरेक्शन, करेक्ट ना? चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या लिखिएगा? ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो मेरा वेक्टर का चैप्टर में पहला लाइन आपको याद आ जाएगा। किसी वेक्टर का क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है। तो ये इक्वल टू क्या लिखे? ए क्या है? मैग्नीट्यूड। और किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? उसका डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन? यूनिट वेक्टर। तो अब समझ में आ गया? किसी भी वेक्टर का एक यहाँ ध्यान सुनिएगा, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव क्या? उसका यूनिट वेक्टर। उसका क्या रहेगा? यूनिट वेक्टर, करेक्ट एवरीवन? तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। और ए क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ ए। अच्छा, आपके मन में ये रहेगा कि ओके इसके लगाने से कहीं इसका मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैग्नीट्यूड पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका जैसे ही मॉडुलस लीजिएगा तो इसका मॉडुलस लेंगे और इसका मॉडुलस कितना? 1 रहेगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है यूनिट वेक्टर का? 1। तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप तो यही चाहेंगे ना कि वेक्टर एनी वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, बट डायरेक्शन इस तरीके से बताया जाए कि उसका मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क ना पड़े। चलिए इसको यहाँ से भी समझ सकते थे। अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड में मॉडुलस लेंगे तो इधर भी तो लेना पड़ेगा। अच्छा, इसका वैल्यू इसका वैल्यू अलग रहेगा या सेम रहेगा? सर एक बार मॉडुलस ले लिए, पॉजिटिव बना दिए, तो पॉजिटिव को कितना बार पॉजिटिव बनाइएगा? सेम थिंग, राइट। दैट्स वाई इस पूरे का मॉडुलस लेंगे, क्या ऐसा दिखेगा आपको? एक रूल है z इक्वल टू बाई बाई एक्स, तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू क्या लेते हैं? मॉडुलस ऑफ बाई बाई मॉडुलस ऑफ x। और a और a कैंसिल होकर कितना होगा? 1। लिख लीजिए। देखिए फिजिक्स का आगे के चैप्टर में या इसमें असाइनमेंट में जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, नीट के लिए ऑलरेडी बहुत बैलेंस असाइनमेंट बना हुआ है। तो जो भी यहाँ पे बोले इसका नाम दिया प्रॉब्लम टाइप थ्योरी, मतलब यहाँ से मुझे कुछ थ्योरी क्लियर करना है। मान लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट 2 वेक्टर ए एंड बी हैविंग द सेम डायरेक्शन। मैंने आपको प्रूफ करने के लिए पूछा। प्रूव दैट लिखे तो, प्रूव दैट वेक्टर ए एंड बी
हैविंग द सेम डायरेक्शन। मतलब मान लेते हैं आपको बताना या फाइंड आउट, ऐसे भी रहेगा, फाइंड आउट ए एंड बी हैविंग द सेम डायरेक्शन और नॉट, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो दोनों का डायरेक्शन सेम करने के लिए क्या करना है? दोनों का आपको देखना है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है या नहीं है, ये आपको बताना है, प्रूफ करना है। हाउ कैन वी प्रूव दैट? तो क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्योंकि इसका डायरेक्शन पूछे हैं। मैंने ये प्रूफ करने के लिए नहीं बोला कि प्रूव दैट बोथ ए एंड बी आर सेम वेक्टर। फॉर एग्जांपल, एक वेलोसिटी वेक्टर है, राइट, और एक फोर्स वेक्टर है। वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स वेक्टर कैसे सेम होगा भाई? कभी सेम होगा? दोनों डिफरेंट टाइप का वेक्टर है। तो वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स वेक्टर सेम नहीं हो सकता है, बट उसका डायरेक्शन तो सेम हो सकता है। कैसे? पार्टिकल मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मेरा स्टेटमेंट सुन लिए, एंड देयर इज अ फोर्स अप्लाइंग ऑन द बॉडी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दोनों का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डायरेक्शन तो सेम हो गया। इसका मतलब किसी भी दो डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर, सेम टाइप नहीं है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर होते हुए उसका डायरेक्शन सेम हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो डायरेक्शन सेम होने के लिए क्या करेंगे? तो आज के बाद किसी भी दो वेक्टर का डायरेक्शन के लिए उसका यूनिट वेक्टर निकालिए। क्या निकालना है? और अगर यूनिट वेक्टर इक्वल हो गया, अगर यूनिट वेक्टर इक्वल हो गया, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या है? किसी वेक्टर का डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव। और अगर उन दोनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर इक्वल हो गया, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। और अगर इक्वल नहीं हुआ, मतलब तो किसी भी दो वेक्टर का यूनिट वेक्टर सिर्फ उसका डायरेक्शन के लिए कंफर्म कर सकता है, बाकी दोनों वेक्टर सेम है या नहीं इस बात का कंफर्मेशन नहीं देगा। बट एक बात का पक्का कंफर्मेशन देगा, किस बात का? डायरेक्शन का। एग्री? दैट्स वाई अगर ए और बी का डायरेक्शन सिर्फ फाइंड आउट करना है तो क्या निकालेंगे? इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? ए बाई मॉडुलस ऑफ ए। और क्या निकालेंगे? बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा? बी बाई मॉडुलस ऑफ बी। और अगर दिस इक्वल टू दिस हो गया, इफ दिस इक्वल टू दिस, मतलब क्या हो गया? इट मीन्स ए एंड बी हैविंग द सेम डायरेक्शन। मैंने ये नहीं बोला कि ए एंड बी आर इक्वल, जितना बोलेंगे उतना ही सोचना है। यूनिट वेक्टर सिर्फ किस बात का कंफर्मेशन देगा? डायरेक्शन का। तो सर इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर तो माइंड में आता है कि अच्छा कैसे डायरेक्शन सेम रहेगा, कहीं यूनिट की वजह से तो डिफरेंट नहीं हो जाएगा। इसमें यूनिट दिखेगा क्या? हैविंग यूनिट या यूनिटलेस? भाई ये भी यूनिटलेस है, ये भी यूनिटलेस है, तो यूनिट का कोई फर्क है? यूनिट का कोई टेंशन रहेगा? जैसे मुझे टेंशन होता था क्योंकि वी एंड एफ वेलोसिटी एंड फोर्स का यूनिट वेक्टर सेम कैसे होगा? वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, बाद में पता चला उसमें तो यूनिट रहता ही नहीं है, कैंसिल हो जाता है, राइट? उसमें यूनिट नहीं रहता है। तो अगर ए इक्वल हो गया, इसका मतलब ए एंड बी हैविंग द सेम डायरेक्शन लिखना है। इट मीन्स ए एंड बी हैविंग द सेम डायरेक्शन। और अगर इक्वल नहीं हुआ, इफ यूनिट वेक्टर ऑफ ए नॉट इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ बी, मतलब डैम श्योर ए एंड बी हैविंग द सेम डायरेक्शन या डिफरेंट डायरेक्शन? डिफरेंट डायरेक्शन। इसको बॉक्स में कीजिए, ठीक है। अब 90% स्टूडेंट से अगर मैं पूछूंगा आगे चलकर कि दो वेक्टर का प्रूफ करना है, बहुत जगह मुझे रिक्वायरमेंट होता है कि डायरेक्शन सेम है, क्या करें? और बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, बता ही नहीं पाते हैं कि डायरेक्शन सेम करने के लिए क्या करें। ये वेक्टर का बात था, मतलब यूनिट वेक्टर पढ़ के निकल गए हैं, रुके नहीं है कि यूनिट वेक्टर से क्या क्या लाभ मिल सकता था, राइट? हम लोग हर एक बात को डिकोड कर रहे हैं कि यूनिट वेक्टर का एक्चुअली एडवांटेज क्या है, यूनिट वेक्टर है क्या। तो यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव है, और किसी दो वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम इक्वल दिखाना है, प्रूव करना है कि इक्वल डायरेक्शन सेम है या नहीं है, तो सबसे पहले दोनों का यूनिट वेक्टर अलग अलग निकालेंगे। और अगर वैल्यू अगर 100% सेम मैच कर गया, मतलब डायरेक्शन सेम है, मैच नहीं किया मतलब डायरेक्शन सेम नहीं है। इज इट क्लियर?
ओके एवरीवन, यहाँ देखिए, लिखिए कार्टेशियन सिस्टम। ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये है पॉजिटिव। फिजिक्स में एक कन्वेंशन तैयार किया गया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हम लोग बोलते हैं, आई कैप। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए पूरे फिजिक्स में कन्वेंशन रेडी किया गया है, राइट। इसको फिक्स कर लेते हैं, बट क्या हर वेक्टर का डायरेक्शन आई कैप रहेगा? इट कंपलसरी कि सारा वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ रहेगा? ऐसा भी तो रह सकता है। तब सर क्या कीजिएगा, तब ये करेंगे और क्या करेंगे, राइट। वेक्टर ए डिवाइड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ए ओरिजिनल है या ए ओरिजिनल है? ए ओरिजिनल है, राइट। और पॉजिटिव वाई एक्सिस को बताने के लिए पूरे फिजिक्स में इसको माना गया है जे कैप को, करेक्ट। मतलब ये क्यों नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होता कि सर क्यों माना गया है, तो फिर इसका ऑथर का जो सबसे फर्स्ट जहाँ से मैथमेटिक्स आया होगा उनको पकड़ना पड़ेगा, कब से जिंदा निकालना पड़ेगा। ये मतलब आज के बाद हम लोग इसको रट लेंगे कि आई कैप का मतलब ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है, इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस? पॉजिटिव। ए किसका रिप्रेजेंटेटिव है? अरे ए किसका रिप्रेजेंटेटिव है? तो के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। इसमें आई कैप में क्या कोई यूनिट लगाते हैं? यूनिट लेस होता है, आई कहीं भी लगा सकते हैं, वेलोसिटी में भी, फोर्स में भी, मोमेंटम में भी, राइट। तो ये रहेगा यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट माइनस आई कैप क्या रहेगा? ओके, आई में -1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर, बोलते रहिएगा, अलोंग यस निगेटिव एक्स एक्सिस। जे कैप क्या रहेगा एवरीवन? यूनिट वेक्टर अलोंग व्हाट, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो माइनस जे कैप क्या रहेगा, लिखिए, के कैप क्या रहता है? तो माइनस के कैप क्या रहेगा? निगेटिव जेड एक्सिस। क्या I इक्वल टू जे इक्वल टू के लिख सकते हैं? सर नहीं लिख सकते हैं, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। सेम डायरेक्शन है या डिफरेंट डायरेक्शन? तो I नॉट इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू के, करेक्ट। बट मॉडुलस लेने के बाद डायरेक्शन माइनस हो जाता है, राइट। मॉडुलस ऑफ आई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जे इक्वल टू मॉडुलस ऑफ के लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ये नहीं लिख सकते हैं, विथ डायरेक्शन नहीं लिख सकते थे क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है, बट उसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड इक्वल लिख सकते हैं, बट डायरेक्शन इस तरीके से लिखेंगे तो इक्वल नहीं लिखेंगे। वजह, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन सेम। बट ये मॉडुलस लेने का मतलब क्या, मैं डायरेक्शन के लिए कंसर्न हूँ या उसका न्यूमेरिकल वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है, करेक्ट।
आज का तो समझ में आ जाएगा ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से ही स्टार्ट करूँगा, कार्टेशियन सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और जो भी पढ़ाते जा रहे हैं उसको रिवीजन करके आइएगा, और हो सके तो अगर टाइम है तो साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। बेसिक मैथ का अभी जस्ट मैं प्लेलिस्ट फाइल शेयर कर देता हूँ, और आप लोग खास कर 12th क्लास और जो भी मेकअप क्लास कर रहे हैं 11th क्लास के बच्चे हैं, बेसिक मैथ का प्लेलिस्ट फाइल फॉलो कीजिए खुद से, क्योंकि बेसिक मैथ का आपके बैच में इतना बार मैं रिवीजन क्लास दे दिया हूँ। जो बेसिक मैथ भेजा है ना, मैथमेटिकल टूल बाय MM सर, पक्का भेजे होंगे, तो उसी को बेसिक मैथ बोल रहे हैं। और एक था मैथमेटिकल टूल बाय राकेश सर, 2 मैथमेटिकल टूल का आपको लेक्चर भेजेंगे, एक रहेगा मैथमेटिकल टूल बाय MM सर, एक रहेगा राकेश सर। फॉलो सीक्वेंस क्या रहेगा आपका, मेरा वाला बाद में फॉलो कीजिएगा, पहले मैं मुरली सर का फॉलो कर लीजिएगा, तब मेरा फॉलो कीजिएगा। और मेडिकल वाले बच्चे अगर वो नहीं फॉलो करते हैं तो जो पहले ही फैक्ट है कि मैं मैथ यूज़ करता हूँ फिजिक्स में, और करना भी चाहिए। मैथ और वेक्टर का ज़बरदस्त कम्बिनेशन रहेगा, मतलब छोटा छोटा प्रॉब्लम ही लेंगे जो नीट का लेवल का जेईई का रहेगा, बट भाई वहाँ मैथ तो आएगा, ग्राफ तो ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए। और वेक्टर के बाद 1 क्लास या 2 क्लास मैं कंप्लीट, या इवन कि ये कंप्लीट 1 वीक मैं आपको हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, क्योंकि वो लगेगा, ठीक है। छोटा छोटा ग्राफ जो बार बार आते रहता है, लाइक अ स्ट्रेट लाइन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोला, राइट, या एक्सपोनेंशियल का, लॉग का, मॉडुलस का, जो बेसिक है, जितना मुझे रिक्वायरमेंट होगा पूरे फिजिक्स में उतना ग्राफ, या एक बार पढ़ के रखिएगा, और हो सकता है कि पढ़ने के बाद 90% आपको खुद से क्लियर हो जाएगा, इतना बढ़िया से मैथमेटिकल टूल पढ़ाया हुआ है।